जल्दी खोल ना अपना टिफिन, दिखा आज क्या बनाकर भेजा है आंटी ने। क्या भेजा होगा, शाम को तो सब्जी के नाम पर बस बैंगन ही बचे थे घर में, तो वही बने होंगे और क्या। क्या बैंगन? यार आई लव बैंगन, और वो भी आंटी के हाथों से बने बैंगन तो मेरी जान है जान। तो काव्या अपना टिफिन छोड़कर गरिमा का टिफिन खाने लगी और फिर खाते हुए ही उसने गरिमा से कहा, ऐसी क्या देख रही है, मेरा टिफिन भी खोल जल्दी, पता नहीं सुनीता दीदी ने क्या बनाया होगा आज। काव्या के कहने पर गरिमा ने उसका टिफिन खोला तो उसमें बढ़िया पनीर की सब्जी और उसके अलावा भी काफी कुछ था, जिसे छोड़कर काव्या गरिमा के टिफिन का सादा सा खाना खा रही थी और ये देखकर गरिमा बस मुस्कुरा रही थी। दरअसल काव्या बहुत अमीर घर से थी, जबकि उसकी पक्की दोस्त गरिमा बहुत गरीब घर से थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी और बेस्ट फ्रेंड्स थी। गरिमा के पिताजी ने बड़ी मेहनत से पैसे कमाकर गरिमा का एडमिशन इस महंगे कॉलेज में कराया था। उधर काव्या के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे, तो उसे किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन उसे अपनी अमीरी पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था और उसकी यही बात गरिमा को सबसे ज्यादा पसंद थी। अच्छा सुन ना, तू शाम को क्या कर रही है? मेरी 2-3 मीटिंग्स हैं यार, अब्रॉड से कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो यही करीब 5-7 करोड़ की डील्स फाइनल करनी है मुझे आज। एनी हाउ। बाप रे, इतना सारा काम, तो फिर तू तो रहने ही दे। ए चुप कर और जल्दी बोल क्या करना है शाम को। गोलगप्पे खाने चलेंगे और क्या, तू रेडी रहना, मैं तुझे लेने आऊंगी। नहीं यार इस बार रहने दे। पर क्यों, तेरी तबीयत तो ठीक है ना जो गोलगप्पे खाने के लिए मना कर रही है? अरे वो बात नहीं है, दरअसल इस बार मेरी पूरी पॉकेट मनी खर्च हो गई। हरियाली तीज आ रही है ना, तो मैंने माँ के लिए शॉपिंग कर ली। अगर मैं उनके लिए साड़ी नहीं लेती तो वो खरीदने वाली ही नहीं थी। अरे यार तो गोलगप्पे तो मैं खिलाऊंगी ना, तू क्यों टेंशन ले रही है? वैसे तूने अभी क्या बोला, कौन सा तीज? हरियाली तीज मैडम, जब तेरी शादी हो जाएगी ना तो तुझे भी तीज का त्योहार मनाना पड़ेगा, और पता है अपने उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखना पड़ेगा। ये सही है यार, पति की लंबी उम्र के लिए हर बार पत्नी बेचारी भूखी रहे। अच्छा तो तू एक काम करना, अपने पति को भी अपने साथ भूखा रखना, ठीक है? गरिमा की इस बात पर दोनों खूब हंसे। गरिमा बहुत मजाकिया थी और काव्या को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन फिर गरिमा की हंसी को किसी की नजर लग गई। एक हादसे में गरिमा के पिता रमाकांत का देहांत हो गया और इस हादसे के बाद से गरिमा बहुत गुमसुम और शांत रहने लगी। काव्या उसका दिल बहलाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन गरिमा अपने पापा के चले जाने के दुख से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। कुछ दिनों के बाद गरिमा ने कॉलेज आना भी बंद कर दिया। काव्या को उसकी चिंता हुई तो वो सीधा उसके घर पहुंची और फिर, गरिमा कैसी है तू? काव्या आजा बैठना। मैंने पूछा कैसी है तू? अच्छी हूँ। लग तो नहीं रही। और सुन, तू कॉलेज क्यों नहीं आ रही? यार पिछले सेमेस्टर की फीस तो पापा ने भर दी थी, पर इस बार की फीस अरेंज नहीं हो पाई, तो बस इसीलिए। तो तूने मुझसे क्यों नहीं कहा, पागल कहीं की, ऐसे आधे में छोड़ देगी क्या पढ़ाई? रुक, मैं अभी अपने पापा से बात करती हूँ। रुक तो सही 1 मिनट। देख ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें लगेगा कि पैसे मुझे चाहिए और मांग तू रही है। अब ऐसा करते हैं, मैं कल तेरे घर आती हूँ और अंकल से खुद ही बात करूंगी। मैं बस कुछ समय के लिए उधार पैसे लूंगी उनसे और फिर जैसे इंतजाम हो जाएगा वापस कर दूंगी। अरे यार तू इतना मत सोच और मुझे कॉल करने दे। नहीं काव्या, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा ही करते हैं, वरना मैं तेरी मदद नहीं लूंगी। गरिमा की बात सुनकर काव्या चुप रह गई और फिर वो कुछ देर उसके साथ बैठकर वापस अपने घर चली गई। लेकिन फिर अगले दिन कॉलेज में सारा दिन काव्या गरिमा का इंतजार करती रही, पर वो नहीं आई। तो वो फिर से गरिमा के घर गई, लेकिन वहाँ घर के दरवाजे पर ताला लगा देखकर वो हैरान रह गई। उसने गरिमा को आवाज लगाई, जिसे सुनकर पड़ोस के घर से एक औरत बाहर आई। तुम काव्या हो क्या? हाँ आंटी मैं काव्या हूँ। वो गरिमा कहाँ गई और ये उसके घर पर ताला क्यों लगा है? उसका घर नहीं बेटी, वो बेचारे तो यहाँ किराए पर रहते थे, मकान मालिक को किराया नहीं दे पाए तो मजबूरन घर खाली करना पड़ा। अरे पर वो लोग गए कहाँ? मुझे नहीं पता, लेकिन वो तुम्हारे लिए ये चिट्ठी छोड़ गई है। मुझे माफ कर देना काव्या, मैं अंकल से फीस के पैसे तो मांग लेती, पर माँ की दवाइयाँ, मकान का किराया, राशन, इन सब के पैसे कौन देता? मैं हमारी दोस्ती में पैसे को नहीं लाना चाहती दोस्त, इसीलिए मैं जा रही हूँ। कहाँ ये मुझे खुद नहीं पता, पर तू मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और हमेशा खुश रहना। किस्मत में लिखा होगा तो हम फिर मिलेंगे। गुड बाय मेरी जान। उस चिट्ठी को पढ़कर काव्या बहुत देर तक रोती रही। इस बात को कई साल बीत गए। इस बीच काव्या ने गरिमा को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। उधर गरिमा की शादी हो गई। उसका पति एक फैक्ट्री में मजदूर था। इधर काव्या की भी शादी हो गई। उसका पति भी उसके पिता की तरह बहुत रईस आदमी था। शादी के बाद काव्या अपना शहर छोड़कर अपने पति के साथ दिल्ली में रहने लगी थी। फिर एक दिन जब काव्या अपने लिए शॉपिंग करने जा रही थी, तभी उसने गरिमा को देखा जो कि रोड क्रॉस कर रही थी। गरिमा को देखकर काव्या झट से कार से उतरी और सीधा जाकर उसे गले से लगा लिया। कहाँ नहीं ढूंढा तुझे और तू आज जाकर मिली। कब्बू मेरी जान,
बीते कुछ साल बहुत कठिन थे मेरे लिए। पहले पापा चले गए और फिर कुछ महीनों के बाद मेरी शादी कराकर मम्मी भी चल बसी। अरे चल कोई बात नहीं, चल अब तू मेरे साथ चल। अब हम मिल गए हैं ना तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं काव्या, मुझे घर जाना है, मेरे पति घर आने वाले होंगे। अच्छा तो ऐसा कर, तू मुझे अपने घर ले चल, मुझे तुझसे ढेर सारी बातें करनी है। अब वो मैं आज तो देख, अब मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली। या तो तू मुझे अपने घर लेकर चल या फिर मेरे साथ मेरे घर चल, समझी ना। दरअसल गरिमा एक छोटी सी बस्ती में रहती थी और वो नहीं चाहती थी कि काव्या वहां आकर उसकी गरीबी देखे, पर काव्या शुरू से ही जिद्दी थी। वो जबरदस्ती काव्या के साथ उसके घर पहुंच गई। उसने देखा कि घर के नाम पर गरिमा के पास बस एक छोटा सा कमरा था और साइड में हाथ से चलाने वाली एक पुरानी सिलाई मशीन भी थी, जिसके ऊपर 2 सुंदर सुंदर हैंगर पर कपड़े टंगे हुए थे। उन्हें देखकर काव्या ने कहा, अरे वाह गरिमा, ये तूने सिले हैं क्या? हाँ, इस महंगे शहर में गुजारा करने के लिए पति के साथ साथ मैं भी काम करती हूँ। लेकिन ये सिलाई का काम कब सीख लिया तूने? और ये बहुत ही प्यारा डिजाइन है। अब वैसे ग्राहकों की तो लाइन लग जाती होगी ना तेरे पास। कहाँ यार, यहाँ किसी को पता ही नहीं मेरे काम के बारे में। सोचा तो था कि कभी अपना बुटीक खोल लूंगी, पर अब चल छोड़ना ये सब। ये बता, चाय पिएगी या नींबू पानी? काव्या समझ चुकी थी कि उसे अब क्या करना है। काफी देर तक गरिमा से बात करने के बाद काव्या वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद हरियाली तीज का त्योहार फिर आया तो गरिमा ने अपनी माँ की पुरानी हरी रंग की साड़ी पहनी। तभी काव्या वहाँ गई। उसने एकदम नई साड़ी और मैचिंग के जेवर पहने थे, जिनमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। अरे वाह, तू सच में बहुत सुंदर लग रही है यार, नजर ना लगे किसी की, है ना? चल तू भी अब रेडी हो जा, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। काव्या ने कमरा अंदर से बंद किया और एक बैग से बिल्कुल अपने जैसी साड़ी और जेवर निकाले और जबरदस्ती गरिमा को पहना दिए। अब तो काव्या और गरिमा एक जैसे लग रहे थे। गरिमा की आंखों में खुशी के आंसू थे, जिन्हें पोंछते हुए काव्या ने कहा, रुक जा अभी एक चीज और है। बस कर कब्बू, चुप कर और ये ले, ये है तेरे नए बुटीक की चाबी। मेन बाजार में तेरी अपनी दुकान है, तो अब लोग तेरे काम को भी जानेंगे और तुझे भी। पर कब्बू, ये मैं ऐसे नहीं ले सकती। ऐसे ही कौन दे रहा है तुझे? तू पहले खूब पैसे कमा और जब लगे कि तेरी 2-3 मीटिंग्स अरेंज हो गई हैं, अब्रॉड से 4-5 क्लाइंट्स आ गए हैं और शाम तक तुझे 5-7 करोड़ की डील्स करनी है एनी हाउ, तो वापस कर दियो मेरे पैसे, ठीक है? काव्या की बात सुनकर गरिमा जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन इस बार वो गरिमा से वो चाबी लेकर उसका मान भी रख लेती है और अपने बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ने को तैयार भी हो जाती है। सीमा के बालों में बचपन से बहुत जुएं थीं। इसका कारण था सीमा का कई दिन सिर को ना धोना, ना ही सिर की सफाई करना। ये आदत उसके बड़े होने पर भी नहीं छूटी। जब वो कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था। सब लड़कियां उससे नफरत करती थी। यार मेघा, जरा अपना हेयर ब्रश तो देना, मैं लगता है घर पर ही भूल आई हूँ। ना बाबा ना, तेरे बालों में तो जुएं हैं, तुझे तो मैं अपना हेयर ब्रश कभी भी ना दूं। चल ज्योति, कॉलेज की छुट्टी हो गई है, घर जाते हुए रास्ते में गोलगप्पे खाते हुए जाएंगे। सीमा के सिर में जुएं होने के कारण हमेशा ही वो अपमानित होती थी, पर मजाल है जो वो अपना सिर साफ करवा ले। सीमा, ओ सीमा, ये सिर धोकर गीला तौलिया तूने स्टैंड पर टांगा है? हाँ माँ, वो सिर बहुत खुजली कर रहा था तो धोकर आई थी। सारा तौलिया जुओं से भरा हुआ है, सिर तो खुजली करेगा ही। कितनी बार कहा है सिर साफ करवा लिया कर, पर सुनती कहाँ है। पता नहीं इस लड़की के सिर की जुएं जाती ही क्यों नहीं है। वृंदा, जितनी जल्दी हो इसके सिर की जुएं साफ करवा दे। बड़े बूढ़े कहते हैं जिस लड़की की शादी के समय सिर में जुएं हो, शादी के बाद जुएं ब्याह जाती हैं, फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है। क्या दादी, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बेकार में ही डरा रहे हो। सीमा की दादी चाहती थी कि सीमा किसी तरह अपने सिर की तरफ ध्यान दे, पर उसने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। आकाश नाम के लड़के से सीमा का रिश्ता तय हो जाता है, पर शादी के दिन मंडप में सीमा का हाथ बार बार अपने सिर में जा रहा था। क्या करूं, ये जुएं तो जैसे रेलगाड़ी की तरह सिर में दौड़ लगा रही हैं। जुड़ा होने के कारण उन्हें रेंगने के लिए जगह जो नहीं मिल रही होगी। अरे मत घूमो। सीमा, आकाश, एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाओ। क्या हुआ सीमा, तुम बार बार अपने सिर में खुजली क्यों कर रही हो? वो पता नहीं, मेरे जूड़े में लगी पिने चुभ रही हैं। कितनी बार इसे बोला था अपना सिर साफ कर ले, नहीं तो जुएं खुजली करेंगी, पर ये लड़की मेरी सुनती कहाँ है। अब शादी के बाद किस किस से छुपाएगी। सीमा की शादी हो जाती है, पर वो अपने सिर को हमेशा घूंघट से ढक कर रखती थी। सीमा बहू, तुम सचमुच बहुत संस्कारी हो, पर हमारे यहाँ सिर ढकने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी बहुओं से पल्ला नहीं रखवाते। माँ जी, मुझे सिर पर पल्ला रखना अच्छा लगता है। सीमा जब अपने कमरे में जाती तो आकाश के सो जाने के बाद वो सिर को बुरी तरह खुजाने लगती। वो बाथरूम में खड़ी होकर अपनी जुओं वाली कंघी से सिर को काटने लगती, जो उसकी माँ ने उसे छुपाकर पर्स में रखने को दी थी। 2-3 दिन तक तो ठीक रहा, पर एक दिन आकाश अचानक चिल्ला उठा,
माँ, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, लगता है कोई कीड़ा काट रहा है। क्या कीड़ा? जरा अपना सिर तो दिखा। हे भगवान आकाश, तेरे सिर में 2 जुएं चल रही हैं। जुएं? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? हमारे घर में तो किसी को भी जुएं नहीं है। माँ, आपके बालों में भी एक जूं चल रही है, वो आपके सफेद बालों में साफ दिखाई दे रही है। क्या? पकड़ तो जरा। आकाश और उसकी माँ के सिर में भी जुएं पड़ जाती हैं। उस दिन तो बात छुप जाती है, पर एक दिन घर में कीर्तन हो रहा था। सब लोग उसमें ध्यान लगाए बैठे थे। सीमा ने डर के मारे सिर पर घूंघट डाले रखा, पर सबके बीच सीमा के सिर से साड़ी का घूंघट नीचे गिर जाता है। तभी एक पड़ोसन की नजर सीमा के सिर पर जाती है। हे भगवान सुषमा, तुम्हारी बहू के सिर में कितनी जुएं हैं। छी 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 छी। राम राम राम, जुएं वाली बहू है सुषमा की। खबरदार जो मेरी बहू के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला। अरे हो जाती हैं जुएं किसी न किसी के सिर में, पर इनसे छुटकारा भी तो पाया जा सकता है। तुम्हारी बहू बेटियों के सिर में कभी जुएं नहीं पड़ी जो तुम मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो। माँ जी कितनी अच्छी हैं जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही है। अगर आज मैं अपना सिर साफ रखती तो मेरे सिर में जुएं ना होती, तो माँ जी को यूं अपमान न झेलना पड़ता। मैं जुओं का इलाज करूंगी, अपने सिर को बिल्कुल साफ रखूंगी। मैं माँ जी को निराश नहीं होने दूंगी। अगले दिन ही सीमा एक अच्छे स्किन के डॉक्टर से मिली और कुछ खाने और लगाने की अच्छी दवाइयां लिखवाकर उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। रेगुलर इलाज करने से धीरे धीरे सीमा के सिर की जुएं कम होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके सिर में एक भी जू नहीं थी। उसका पूरा सिर साफ हो चुका था। थैंक यू डॉक्टर, आज आपके कारण मुझे अपने सिर की जुओं से छुटकारा मिल गया। सचमुच मेरा तो बहुत सिर दर्द रहता था, हर समय बेचैनी होती थी। सीमा बहुत खुश थी। आज उसने अपने सिर को घूंघट से नहीं ढका था। वो सम्मान से अपने साफ और सुंदर बाल खोलकर बेझिझक घूम सकती थी। ये देखकर सीमा की सास और आकाश बहुत खुश थे। सीमा की माँ और दादी को जब ये बात पता चलती है तो वो भी चैन की सांस लेते हैं कि आखिर सीमा ने अपने सिर की देखभाल के बारे में सोचकर हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा पा लिया। Thanks for watching.